शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। अमरावती विद्यापीठ की अंतिम परीक्षाओं की अभी भी तारीख घोषित नहीं हुई। अमरावती विश्वविद्यालय द्वारा आज तारीखों की घोषणा होनी थी, लेकिन रात 9 बजे तक के बैठक शुरू थी। कुलगुरु चांदेकर ने अमरावती मंडल को बताया है कि 1-2 दिन में तारीखों की घोषणा होगी और टाइम टेबल भी 2-3 दिनों में घोषित हो जाएगा। इस समय कोरोना को लेकर किए जा रहे उपाय योजनाओं में विकास निधि का प्रयोग किए जाने की वजह को सामने करते हुए राज्य सरकार ने विदर्भ में शुरू रहने वाले विमानतलों के विकास कामों को रुकवा दिया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पश्चिम महाराष्ट्र में मांग नहीं रहने के बावजूद विमानतल के भू संपादन हेतु निधि को मंजूरी प्रदान की है। विदर्भ क्षेत्र के साथ राज्य सरकार के इस दूजाभाव और सौतेले रवैये को देखते हुए विदर्भ वासियों में रोष और संताप की लहर है। अमरावती के बेलोरा विमानतल की इमारत और रनवे को बनाने हेतु 73 करोड़ रुपए की निधि मंजूर की गई थी। इस काम का कार्यारंभ आदेश जुलाई 2019 में जारी हुआ और प्रत्यक्ष काम भी शुरू हो गया था। लेकिन जारी वर्ष में कोरोना को लेकर किए जा रहे उपायों में निधि की जरूरत पड़ने की वजह को आगे करते हुए राज्य सरकार ने मंजूर निधि को रोक लिया, जिसकी वजह से रनवे के काम को बीच में ही रोकना पड़ा। बेलोरा विमानतल की इमारत का काम 29 करोड़ रुपयों और रनवे का काम 43 करोड़ रुपयों की लागत से किया जाना है, जिसमें से 21 करोड़ रुपयों के काम होना बाकी हैं। ये काम पहले लॉकडाउन की वजह से रुके पड़े रहे और अब निधि नहीं रहने की वजह से इन्हें रोकना पड़ा। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के समय सभी दलों के बड़े बड़े नेताओं के चार्टर विमान और हेलीकॉप्टर इसी विमानतल पर उतरे हैं और अमरावती को पश्चिम विदर्भ का संभागीय मुख्यालय रहने के नाते महत्वपूर्ण शहर माना जाता है, जहां पर विगत लंबे समय से एक अदद विमानतल शुरू होने की प्रतीक्षा की जा रही है, ताकि यहां से नियमित तौर पर हवाई सेवाएं शुरू की जाएं। क्योंकि अमरावती में MIDC रहने के साथ ही अमरावती के निकट नांदगांव पेठ में पंचतारांकित MIDC है, जहां पर कई विख्यात कंपनियों के कारखाने हैं। वहीं दूसरी ओर चंद्रपुर जिले में राजूरा के निकट बनाए जाने वाले विमानतल का काम भी सरकार की उदासीनता की वजह से रुका पड़ा है। इस विमानतल के लिए वन जमीन संपादित करना है। ऐसे में वन विभाग द्वारा आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करवाकर राज्य सरकार की ओर से इस फाइल को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के पास पेश किया जाना अपेक्षित था, लेकिन यह फाइल अब भी राज्य सरकार के पास ही पड़ी है और इस प्रकल्प के लिए अब तक कोई निधि आवंटित नहीं किया गया। इसके साथ ही नागपुर के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल को लेकर भी राज्य सरकार द्वारा बेहद सुस्त गति से कदम उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र विमानतल विकास कंपनी के पास रहने वाले इस विमानतल को राज्य सरकार न तो खुद विकसित कर रही है और न ही किसी निजी कंपनी के मार्फत विकसित करने हेतु कोई कदम उठा रही है। नागपुर के साथ ही अमरावती और चंद्रपुर के विमानतलों का जिम्मा भी MIDC के पास ही है। विदर्भ क्षेत्र के उपरोक्त तीनों विमानतलों के विकास का काम इस समय केवल इस वजह से रुका पड़ा है कि इस समय कोरोना को लेकर किए जा रहे उपाय योजनाओं में बड़े पैमाने पर निधि की जरूरत पड़ रही है और विकास निधि का पैसा कोरोना के उपाय योजनाओं में प्रयोग में लाया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर पश्चिम महाराष्ट्र के सोलापुर विमानतल पर कोई विमान नहीं उतरता और उस विमानतल के लिए निधि की मांग भी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद कोरोना काल के दौरान राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने सोलापुर जिले के बोरमणी विमानतल हेतु अतिरिक्त 34 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण के लिए 50 करोड़ रुपए की निधि मंजूर की। इससे साफ जाहिर होता है कि राकापा नेताओं का पश्चिम महाराष्ट्र के प्रति विशेष प्रेम है और वे हमेशा की तरह इस बार भी राज्य की सत्ता में रहते हुए पश्चिम महाराष्ट्र की सुविधाओं पर विशेष तौर पर ध्यान दे रहे हैं। वहीं विकास की दौड़ में हमेशा ही पिछड़ा रहने वाले विदर्भ क्षेत्र की विकास निधि को कोरोना की आड़ लेकर रोक दिया गया है, जिससे विदर्भ विशेषकर पश्चिम विदर्भ में विकास कामों की रफ्तार लगभग पूरी तरह से रुक गई है। विगत दिनों एक समय ऐसा भी आया था जब अमरावती शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जाने की वजह से बड़े पैमाने पर कृत्रिम ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ रही थी और मांग के अचानक बढ़ जाने की वजह से आपूर्ति का समीकरण गड़बड़ा गया था। ऑक्सीजन की इस किल्लत की स्थिति को देखते हुए जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर तथा जिलाधीश शैलेश नवाल की पहल पर स्थानीय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट शुरू करने का निर्णय लिया गया और तमाम आवश्यक कदम उठाए गए, जिसके चलते मंगलवार 13 अक्टूबर को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 23 टन क्षमता वाले ऑक्सीजन टैंक का इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। फ्रांस की कंपनी द्वारा निर्मित यह ऑक्सीजन टैंक बीती रात ही गुजरात के बड़ौदा से निकलकर कड़ी सुरक्षा के बीच अमरावती तक पहुंचा है और मंगलवार की सुबह से ही सुपर स्पेशलिटी अस्पताल परिसर में इस टैंक को स्थापित करने का काम विशेषज्ञों की देखरेख में शुरू किया गया, जो देर शाम तक चल रहा था।
इस संदर्भ में प्रशासन द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, इस ऑक्सीजन टैंक के जरिए एक समय में करीब 3000 ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जा सकते हैं और सामान्य दिनों में इस टैंक में जमा किए गए लिक्विड ऑक्सीजन की वजह से करीब 10 से 12 दिनों का ऑक्सीजन स्टॉक उपलब्ध करवाया जा सकेगा। समीपस्थ भातकुली तहसील अंतर्गत गणोजा स्थित श्री महालक्ष्मी संस्थान का गणोजा देवी मंदिर विगत 23 मार्च से कोरोना एवं लॉकडाउन के चलते लगातार बंद है और आगामी नवरात्रोत्सव के समय भी यह मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। इस संदर्भ में श्री महालक्ष्मी संस्थान द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा गया है कि इस समय कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रशासन द्वारा प्रतिबंधात्मक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके मद्देनजर नवरात्रोत्सव के समय भी मंदिर को बंद रखा जाएगा और इस वर्ष किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन शारदीय नवरात्रोत्सव के दौरान नहीं किए जाएंगे। विगत दिनों अकोली रोड स्थित माढ़ा कॉलोनी के निकट विश्राम नगर में चल रहे IPL क्रिकेट सट्टा अड्डे पर अमरावती शहर पुलिस द्वारा छापा मारकर 4 लोगों को गिरफ्तार किए जाते ही पूरे विदर्भ क्षेत्र में जबरदस्त खलबली मच गई और विदर्भ क्षेत्र के कई सट्टेबाज और बुकियों ने अपने अपने ठिकाने और मोबाइल व सिम कार्ड भी बदल डाले। अमरावती शहर पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए 4 आरोपियों को कल ही जमानत मिल गई है और अब वे जेल से छूटकर बाहर आ गए हैं। इसी तरह 2 दिन पूर्व नागपुर से धरे गए दोनों आरोपियों को भी मंगलवार की दोपहर स्थानीय अदालत द्वारा जमानत दे दी गई और वे भी अब रिहा हो गए। लेकिन इन आरोपियों के पास से जो मोबाइल जब्त किए गए थे वे अब भी क्राइम ब्रांच के पास हैं और इन मोबाइल फ़ोन के जरिए जिन 90 लोगों से करीब 450 बार बातचीत हुई थी उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ ही क्रिकेट सट्टे के लिए मोबाइल में इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर भी पुलिस के पास हैं, जिसकी पुलिस द्वारा बड़ी सघनता के साथ जाँच की जा रही है। ऐसे में जिन जिन सट्टेबाजों ने इन 4 बुकियों से संपर्क किया था अब उन सभी में जबरदस्त हड़कंप व्याप्त है और वे पुलिस की जाँच के दायरे में आने से बचने का प्रयास कर रहे हैं। विगत दिनों अमरावती शहर पुलिस ने नागपुर जाकर क्रिकेट सट्टा मामले की जांच करते हुए वहां से 2 बुकियों को गिरफ्तार किया था और उन्हें अमरावती लाया था। अमरावती पुलिस द्वारा क्रिकेट सट्टा मामले में नागपुर जाकर कार्रवाई करने और वहां से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर अमरावती ले जाने की खबर फैलते ही नागपुर शहर सहित वहां के पुलिस महकमे में जबरदस्त हड़कंप मच गया और पूरे मामले को नागपुर के शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बेहद गंभीरता से लेते हुए नागपुर में क्रिकेट सट्टा चलाने वाले बुकियों और सट्टेबाजों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद सोमवार की रात नागपुर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के कार्यालय में 8 से 10 बुकियों को पकड़कर लाया गया। यदि सूत्रों से मिली जानकारी पर यकीन किया जाए तो पता चला है कि नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के निर्देश पर बीती रात जिन बड़े बुकियों को पूछताछ के लिए उठाया गया है उनमें एक व्यक्ति ऐसा भी शामिल है जिसे नागपुर अथवा विदर्भ ही नहीं बल्कि पूरे देश का सबसे बड़ा क्रिकेट सट्टा बुकी माना जाता है। इस व्यक्ति के साथ अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कार्यालय में पूरी रात पूछताछ की गई और इस व्यक्ति को पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए उठा लिए जाने की वजह से क्रिकेट सट्टा व्यवसाय के क्षेत्र में काफ़ी हद तक हड़कंप व्याप्त देखा गया। इस समय अनलॉक की प्रक्रिया के तहत सरकार द्वारा लॉकडाउन से संबंधित शर्तों को पूरी तरह शिथिल करते हुए सभी क्षेत्रों में कामकाज करने को लेकर छूट दी गई है और बियर बार व परमिट रूम तक खोल दिए गए हैं। लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था रहने वाले मंदिरों को अब भी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है, जबकि मंदिरों में देवदर्शन हेतु आने वाले लोगों की वजह से कई लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसे में सरकार ने पहले मंदिरों और धार्मिक स्थलों को खोलना चाहिए था, लेकिन ये सरकार हर काम उल्टा ही कर रही है। इस आशय का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी की शहर व जिला इकाई द्वारा अंबा देवी मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के समक्ष सरकार को जगाने के लिए 1 दिवसीय सांकेतिक अनशन किया गया। भाजपा के शहराध्यक्ष किरण पातुरकर की अगुवाई में किए गए इस आंदोलन में कई भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। आणि उद्धव ठाकरे सरकारने मंदिरं तेवढे बंद करून ठेवलेले आहे। मला असं वाटतं की उद्धव ठाकरेंनी ज्याप्रमाणे आपल्या खुर्चीसाठी मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीसाठी ज्याप्रमाणे आपला विचार सोडला त्या हेतूतून आणि एक नवी वोट बँक मिळवण्याच्या नादातून त्यांनी मंदिरांवर आपला सूड उगवणं सुरू केलेलं आहे। पण हे सरकार इतकं झोपलेलं आहे की यांना 3 तिघाडा काम बिघाडा असं हे तिघाडी सरकार आहे। त्याच्यामुळे एकाचं पाय एकाचं खेटर एकाच्या पायात नाही आहे असं हे सरकार आमच्या कुठल्याही जनतेच्या भावना। आज हा महाराष्ट्र साधू संतांचा महाराष्ट्र आहे, जिथे साधू संतांना दर्शन करायला जर मंदिरात जर वाव नसेल, मंदिरामध्ये जर येऊ देत नसेल तर मग ह्या सरकारचा आम्ही धिक्कार करतो। गत रोज दैनिक अमरावती मंडल और मंडल न्यूज़ बुलेटिन ने एक खबर प्रसारित व प्रकाशित करते हुए कहा था कि देश में संभवतः कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होने का रास्ता खुल गया है, जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों एवं सभी स्थानीय निकायों को कोरोना वैक्सीन के संग्रहण और वितरण हेतु आवश्यक तैयारियां शुरू करने के लिए मार्गदर्शक दिशा निर्देश जारी किए हैं। हमारी यह खबर इस समय पूरी तरह सच साबित हुई जब देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अगले साल की शुरुआत में देश में 1 से अधिक कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होने की पूरी उम्मीद है और इस समय देश में इसके वितरण की प्लानिंग पर काम शुरू हो गया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह जानकारी मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान दी। ऐसे में यह घोषणा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही इस घोषणा ने बीती शाम दैनिक अमरावती मंडल और मंडल न्यूज़ बुलेटिन द्वारा प्रकाशित खबर को पूरी तरह से सच साबित कर दिया है। राजधानी नई दिल्ली में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में देश को उम्मीद की किरण दिखाते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि आगामी वर्ष 2021 के प्रारंभ में कोरोना के खिलाफ 1 से अधिक वैक्सीन के पर्याय उपलब्ध हो जाएंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है, जिसके चलते अभी से ही संभावित वैक्सीन के सुरक्षित संग्रहण और जरूरत के हिसाब से उनके वितरण की व्यवस्था को तैयार किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जताई गई उम्मीद अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से कोरोना संकट से जूझ रहे देश को आशा की एक किरण दिखाई दी है। जिले की मौजूदा सांसद नवनीत राणा व पूर्व सांसद आनंदराव अड़सुल के बीच एक समय जबरदस्त तनावपूर्ण स्थिति दिखाई दे रही थी, जिसके बाद लोकसभा चुनाव निपट जाने के पश्चात यह तनाव कुछ समय के लिए कम होता दिखाई दिया, लेकिन अब एक बार फिर यह तनाव और आपसी तनातनी दोबारा सिर उठाते नजर आ रहे हैं। गत रोज अमरावती जिले के दौरे पर आए पूर्व सांसद आनंदराव अड़सुल ने सांसद नवनीत राणा व उनके विधायक पति रवि राणा को लेकर कुछ तल्ख टिप्पणी की। साथ ही शिवसेना की महानगर इकाई द्वारा एक पत्रकार परिषद लेते हुए राणा दंपति की ओर से किए गए मिलघाट दौरा पिकनिक रहने की बात कही गई थी, जिसे लेकर राणा दंपति के नेतृत्व वाले युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से पलटवार करते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। इस प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पूर्व सांसद आनंदराव अड़सुल पहले भी अमरावती जिले के लिए एक बाहरी व्यक्ति थे, जिन्हें अमरावती जिले की जनता ने वर्ष 2019 के चुनाव में अमरावती जिले से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इससे पहले भी 10 वर्ष तक अमरावती जिले का सांसद रहने के दौरान आनंदराव अड़सुल यहाँ पर कभी कभार ही दिखाई देते थे और अमरावती जिले में मेहमान की तरह रहते थे। विगत लोकसभा चुनाव हारने के बाद अब उनका अमरावती से कोई वास्ता भी नहीं बचा, लेकिन इसके बावजूद लंबे समय बाद अमरावती आए आनंदराव अड़सुल ने अमरावती जिले की बहू व सांसद नवनीत राणा तथा जिले के भूमिपुत्र विधायक रवि राणा को अमरावती जिले में कहीं पर भी घूमने नहीं देने की बात कही है, जो अपने आप में बेहद हास्यास्पद है। ऐसे में आनंदराव अड़सुल को चाहिए कि वे मेहमान की तरह अमरावती आए हैं तो यहाँ मेहमान की तरह ही रहें और अमरावती के लोगों को न सिखाएं कि अपने घर में कैसे रहा जाता है। वहीं दूसरी ओर युवा स्वाभिमान की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी होने से पहले जब मंगलवार की सुबह जिले की सांसद नवनीत राणा से दैनिक अमरावती मंडल व मंडल न्यूज़ बुलेटिन ने गत रोज शिवसेना द्वारा प्रेस वार्ता में कही गई बात पर प्रतिक्रिया देने हेतु संपर्क किया, तो सांसद नवनीत राणा का स्पष्ट तौर पर कहना रहा कि वे ऐसी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं और उन्हें इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। अलबत्ता उन्होंने बातों ही बातों में यह इशारा जरूर दिया था कि ऐसे लोगों का जवाब देने के लिए युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ता ही काफ़ी हैं। इसके बाद दोपहर बाद युवा स्वाभिमान की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हो ही गई। शहर के प्रतिष्ठित जगमलानी परिवार द्वारा कोरोना काल के दौरान इंसानियत और सेवा भाव का एक अनूठा उदाहरण पेश किया गया है, जिसके तहत जगमलानी परिवार के 4 सदस्यों बंटी जगमलानी, महेश जगमलानी, मनोज जगमलानी व श्याम जगमलानी ने एक साथ 8 कोरोना संक्रमितों की जान बचाने के लिए पीडीएमसी अस्पताल की ब्लड बैंक पहुंचकर अपना प्लाज्मा दान किया। यह शहर के इतिहास में पहली बार है जब एक ही परिवार के कोविड मुक्त हो चुके 4 सदस्यों ने एक साथ स्वयं स्फूर्त रूप से आगे आकर निस्वार्थ भाव के साथ अपना प्लाज्मा दान किया है। इस बारे में पता चला है कि जगमलानी परिवार के यह चारों सदस्य जब कोरोना संक्रमित रहने के दौरान दयासागर अस्पताल में भर्ती थे, तभी उन्होंने कोविड मुक्त होकर अपने घर लौटने के बाद निर्धारित अवधि पश्चात अन्य कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए प्लाज्मा दान करने का संकल्प लिया था। जगमलानी परिवार के सदस्यों द्वारा दिखाई गई इस सदाशयता के चलते पीडीएमसी ब्लड बैंक के डॉक्टर आशीष तायडे, डॉक्टर सचिन काकड़े, डॉक्टर रुचि सारडा, डॉक्टर शर्मिला महल्ले, तृप्ति गावंडे, दिनेश चरपे, साहबराव अलमाबादे, भागवत गुर्दे, रक्तदान समिति के महेंद्र भुतड़ा, प्रमोद शर्मा, संदीप खेड़कर, सिमेश श्रॉफ, उमेश पाटनकर, हिमेश केडिया, हरि पुरवार व जस्सी नंदा ने इन चारों प्लाज्मा दाताओं का स्वागत और अभिनंदन किया। इस समय बंगाल की खाड़ी से आंध्र प्रदेश की ओर तथा अरब सागर से उत्तर महाराष्ट्र व गुजरात के तटीय क्षेत्रों पर हवाओं के कम दबाव वाला क्षेत्र निर्मित हुआ है, जिसकी वजह से 13 और 14 अक्टूबर यानी आज व कल अमरावती सहित विदर्भ क्षेत्र के अधिकांश इलाकों में बिजली की तेज गड़गड़ाहटों के साथ मूसलाधार पानी बरसने की संभावना है। साथ ही 15 से 20 अक्टूबर के दौरान सबूचे विदर्भ क्षेत्र में हल्के और मध्यम स्तर की बारिश होती रहेगी। श्री शिवाजी कृषि विज्ञान महाविद्यालय के मौसम विशेषज्ञ अनिल बंड ने बताया, इस समय मानसून की वापसी का दौर चल रहा है और वापस लौटते समय मानसून कई इलाकों को भिगोता जा रहा है। जिले में मंगलवार 13 अक्टूबर को कोरोना के 96 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 15,000 के स्तर को पार कर 15,064 पर जा पहुंची। मंगलवार को आरटी-पीसीआर में 68 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 28 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिला शल्य चिकित्सक कार्यालय द्वारा दी गई रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों में 8 अल्पवयीन बच्चों सहित 50 पुरुषों और 38 महिलाओं का समावेश रहा। साथ ही इन 96 लोगों में अमरावती शहर के 58 और ग्रामीण इलाकों के 38 लोगों का समावेश है। इस समय अमरावती जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल संक्रमितों की संख्या 4,695 पर जा पहुंची है, जिसमें से अब तक 154 संक्रमितों की मौत हो चुकी है
वहीं 2404 मरीज इलाज पश्चात कोविड मुक्त होकर अपने घर लौट चुके हैं। इस समय ग्रामीण क्षेत्र के 2137 एक्टिव पॉजिटिव मरीजों का कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। ग्रामीण इलाकों में लगातार पाए जा रहे कोरोना संक्रमित मरीज और एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या चिंताजनक हालात पेश कर रही है। सितंबर माह के तीसरे सप्ताह तक अमरावती में यह स्थिति हो गई थी कि कोरोना संक्रमित मरीज को इलाज हेतु भर्ती कराने और बेड प्राप्त करने के लिए एक कोविड अस्पताल के चक्कर मारने पड़ रहे थे। डॉक्टरों के साथ हाथ जोड़ने पड़ रहे थे। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से सिफारिशें भी करवानी पड़ रही थी ताकि कोरोना संक्रमित मरीज को एक अदद बेड मिल जाए। लेकिन महज 2 से 3 सप्ताह में यह स्थिति पूरी तरह से बदल गई है और अब जिले के सरकारी व निजी कोविड अस्पतालों में हालात बिल्कुल उल्टे हो गए हैं। विगत 20 दिनों से अमरावती जिले में मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है और पिछले 8 दिनों के दौरान तो इससे पहले की तुलना में यह संख्या घटकर आधे पर आ गई है। अमरावती में सुपर स्पेशलिटी सहित 11 कोविड अस्पताल और 5 कोविड हेल्थ केयर सेंटर कार्यान्वित हैं, जिनमें कुल बेड की क्षमता 1536 है। 12 अक्टूबर को प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार इस समय इन 1536 बेड में से 979 बेड रिक्त हैं। बताया गया है कि जिले के 11 कोविड अस्पतालों में सामान्य ऑक्सीजन व आईसीयू बेड की संख्या 1271 है, जहां पर सोमवार की रिपोर्ट के अनुसार 502 मरीज भर्ती थे और 769 बेड खाली पड़े थे। वहीं जिले के 5 कोविड हेल्थ केयर सेंटरों में 265 बेड की व्यवस्था है, जहां पर इस समय केवल 55 संक्रमित मरीज भर्ती हैं और 210 बेड रिक्त पड़े हैं। पहले कोरोना, फिर लॉकडाउन और उसके बाद विद्यापीठ कर्मचारियों के आंदोलन की वजह से बार बार टलने वाली विद्यापीठ की ऑनलाइन परीक्षा सोमवार 12 अक्टूबर से शुरू होने वाली थी, लेकिन इस बार भी यह परीक्षाएं एक बार फिर आगे टालनी पड़ी। नागपुर की प्रोमार कंपनी के लचर कामकाज और नियोजन शून्यता का खामियाजा अमरावती संभाग के हजारों विद्यार्थियों को भुगतना पड़ा है। अमरावती विद्यापीठ की ओर से इस परीक्षा को लेकर तमाम तैयारियां पूर्ण कर लिए जाने के बाद भी केवल प्रोमार कंपनी की वजह से ऑनलाइन परीक्षा को स्थगित करने की शर्मिंदगी विद्यापीठ को उठानी पड़ी और कंपनी के लचर कामकाज की वजह से विद्यार्थियों के साथ ही विद्यापीठ भी अंतिम समय तक संभ्रम का शिकार रहा। इससे पहले विद्यापीठ की ऑनलाइन परीक्षा 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली थी, लेकिन सितंबर माह के अंत में राज्य के अकृषक विद्यापीठ कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर काम बंद आंदोलन करना शुरू किया, जिसकी वजह से पहली बार परीक्षा को स्थगित किया गया। पश्चात कर्मचारियों द्वारा अपना आंदोलन पीछे लिए जाने पर विद्यापीठ ने 12 अक्टूबर से ऑनलाइन व ऑफलाइन ऐसे दोनों पद्धतियों से परीक्षा लेने की घोषणा की और अपनी ओर से तैयारियां शुरू की। लेकिन ऐन समय पर परीक्षा से महज कुछ घंटे पहले इस परीक्षा को एक बार फिर स्थगित करना पड़ा, जिसके लिए पूरी तरह से प्रोमार कंपनी की नियोजन शून्यता जिम्मेदार है, ऐसा कहा जा रहा है। परीक्षा के दोबारा आगे टलने की वजह से परीक्षार्थियों सहित छात्र संगठनों में जबरदस्त रोष और संताप की लहर व्याप्त है और सवाल पूछा जा रहा है कि गढ़चिरौली के गोंडवाना विद्यापीठ की ओर से ब्लैकलिस्टेड की गई और नागपुर विद्यापीठ की ऑनलाइन परीक्षा के काम में असफल रही प्रोमार कंपनी को अमरावती विद्यापीठ की ऑनलाइन व ऑफलाइन परीक्षा का जिम्मा क्यों सौंपा गया। इस बारे में नूटा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण रघुवंशी ने विद्यापीठ प्रशासन पर सवाल उठाते हुए जानना चाहा कि अमरावती विद्यापीठ के लाखों विद्यार्थियों की परीक्षा का काम सौंपने से पहले अमरावती विद्यापीठ ने प्रोमार कंपनी की क्षमता की जाँच क्यों नहीं की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विद्यार्थियों की परीक्षा लेने का जिम्मा अमरावती विद्यापीठ का होता है, अतः विद्यापीठ किसी कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी ढकेलते हुए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता। अमरावती दरियापुर मार्ग पर हुए एक सड़क हादसे में एक अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मार दिए जाने के चलते दुपहिया सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। यह सड़क हादसा धामोरी फाटे से कुछ दूरी पर मंगलवार की दोपहर 2 बजे के आसपास घटित हुआ। मृतक की शिनाख्त अंकुश सुभाषराव काले के तौर पर हुई है। पता चला है कि अंकुश काले चिंचोली ब्राह्मणवाड़ा थड़ी से दरियापुर की ओर अपने एक रिश्तेदार के यहाँ जा रहा था, किंतु दरियापुर पहुँचने से पहले ही वह सड़क हादसे का शिकार हो गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही खोलापुर पुलिस का दल तुरंत ही मौके पर पहुंचा। घटनास्थल का पंचनामा करते हुए मृतक अंकुश काले के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला सामान्य अस्पताल भिजवाया गया। खोलापुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के राहुल नगर में शाम के वक्त अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे 14 वर्षीय बालक आदित्य नरेंद्र पर्वतकर को उसकी मां ने चाय पीने के लिए दी और कुछ देर बाद वह कमरे से निकल गई, जिसके कुछ देर बाद कमरे के भीतर से गिलास गिरने की आवाज़ आई। तब आदित्य की मां वहां दौड़कर पहुंची। इस समय आदित्य औंधे मुंह नीचे गिरा पड़ा था, जिसे तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। तब पता चला कि आदित्य की मौत हो गई है। इस समय तक आदित्य के मृत्यु का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सारी हकीकत सामने आएगी। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। 3 दिन पूर्व खोलापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के दत्त मंदिर कुम्हारवाड़ा परिसर निवासी 17 वर्षीय पद्मनाभ नितिन व्यास व यश प्रमोद भालेराव, ये 2 बच्चे अपने घर से लापता हो गए थे। दोनों दोस्त अपने साथ स्कूल बैग, कपड़े और 11,000 रुपये नकद भी ले गए थे। पुलिस इन दोनों की तलाश कर रही थी। इस बीच आज सुबह दोनों ही बच्चे अपने घर वापस लौट आए हैं। दोनों बच्चे काफ़ी डरे हुए होने की वजह से पुलिस ने फिलहाल तक उनके बयान नहीं लिए हैं।
इन दोनों बच्चों के बयान लेने के बाद पता चलेगा कि इन दोनों का किसी ने अपहरण किया था या ये दोनों यूं ही सैर तफरी करने के लिए खुद ही अपने घर से बाहर चले गए थे। शहर में इन दिनों वाहन चोरी के मामले लगातार घटित हो रहे हैं। ऐसे में एक गुप्त सूचना के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस ने करंजालाड़ के अस्थानापुर निवासी अवेश खान उर्फ लकी यूसुफ खान को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस आरोपी के पास से करीब 85,000 रुपये कीमत की 4 मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। हिरासत में लिए जाने के बाद आरोपी ने अपना अपराध कबूल किया है। आरोपी के साथ की जा रही पूछताछ में और भी कई मामलों के उजागर होने की संभावना जताई जा रही है। बलगांव पुलिस थाना क्षेत्र के नए बस स्टैंड परिसर में सवारी भरने को लेकर ऑटो चालक व काली पीली चालक के बीच हुए विवाद में जमकर तलवार चली। इस हमले में सोनू जियाउद्दीन नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिस पर अमरावती जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने इस मामले में मोहम्मद आसिफ शेख कालू नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरा आरोपी मोहम्मद राजिक शेख कालू इस समय फरार है, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। कुर्रा पुलिस थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पीछे स्थित अश्विन लक्ष्मी नारायण जायसवाल नामक व्यक्ति की देशी शराब की दुकान की दीवार को फोड़कर चोरों ने दुकान के भीतर प्रवेश कर विभिन्न ब्रांड की देशी शराब चुरा ली। पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा करते हुए चोरों की तलाश शुरू कर दी है। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के जूनी बस्ती परिसर स्थित अलमास नगर में प्रॉपर्टी के पुराने विवाद को लेकर राजीव बेग, सलाम बेग व शेख बशीर ने शेख अंसार व अब्दुल असरार पर चाकू से हमला करते हुए शेख अंसार को गंभीर तौर पर घायल कर दिया। इस मामले में बडनेरा पुलिस ने राजीव बेग को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि शेख बशीर की तलाश शुरू है। नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के इतवारा बाजार टांगा पड़ाव चौक स्थित अपनी दुकान खोलने गए रामपुरी कैंप परिसर निवासी व्यापारी विजय लदाराम आहूजा की 12,500 रुपए से भरी थैली को शटर के पास से किसी अज्ञात चोर ने चुरा लिया। यह घटना सुबह 10 बजे के आसपास घटित हुई। पुलिस ने अपराध दर्ज कर चोर की तलाश शुरू की है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के नेक्सा शोरूम से बडनेरा की ओर नए हाईवे पर करीब 11:30 बजे घूमने गए अतुल रामदास इंगोले को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारी। इस सड़क दुर्घटना में अतुल की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के पंचशील नगर में हाथ में चाकू लेकर दहशत फैलाने वाले संगम नीलकंठ गजभिये को पुलिस ने बीती रात के वक्त गिरफ्तार करते हुए उसके पास से चाकू बरामद किया है। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। गत रोज बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के निर्दलीय विधायक रवि राणा ने सोयाबीन उत्पादक किसानों की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाने हेतु जिलाधीश कार्यालय में बारिश की वजह से खराब हुए सोयाबीन का ढेर लाकर जला दिया था। इस समय उनके साथ युवा स्वाभिमान पार्टी के कई कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। ऐसे में विधायक रवि राणा एवं उनके 15 कार्यकर्ताओं के खिलाफ संचारबंदी उल्लंघन व आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम के तहत गाड़गनगर थाने में अपराध दर्ज किया गया है। गत रोज अपनी विभिन्न मांगों के साथ ही अपने ठेका करार के नूतनीकरण और पुनर्नियुक्ति की मांग को लेकर उम्मीद अभियान के ठेका कर्मचारियों की कृषि समिति द्वारा जिले की बचत गट की महिलाओं के साथ जिलाधीश कार्यालय पर भव्य मोर्चा ले जाया गया था, जिसमें समूचे जिले से करीब 3,500 महिलाएं शामिल हुई थी। चूँकि इस समय अमरावती जिले में कोरोना के खतरे को देखते हुए जमावबंदी कानून और आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम की धाराएं लागू हैं। ऐसे में इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कृषि समिति पदाधिकारियों सहित मोर्चे में शामिल सभी महिलाओं के खिलाफ गाड़गनगर पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया है। यह पहली बार है जब किसी आंदोलन के चलते एक साथ 4,000 लोगों के खिलाफ इन अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।